नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज बिहार चुनाव के लिए एक बड़ा दिन है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है चुनाव आयोग का, उसकी फाइनल जो सूची है, इतना बवाल हुआ है इसके ऊपर, इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाया कांग्रेस ने और आरजेडी ने मिल करके। तो आज वो फाइनल लिस्ट आ जाएगी जिसमें हमें ऑलरेडी पता है कि कई लाख लोगों का नाम इसमें कटा है। और इस लिस्ट के आ जाने के बाद जो एक जो तस्वीर जो है, क्योंकि अब ये मुद्दा अब लगता है कि चुनाव से पहले बहुत हद तक क्या कहें खत्म ही हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वोट चोरी लगातार वो करते रहे हैं। और आज चुनाव आयोग का फाइनल लिस्ट आने के बाद जो तमाम इस पर विवाद है, इस पर पानी कहिए कि या तो पानी पड़ेगा या फिर कांग्रेस और इसको आगे लेकर जाने की कोशिश करेगी, वो तो क्या होगा। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में जो चुनाव को लेकर के ये मुद्दा फुस तो हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। जो भी राजनीतिक पंडित हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, इस बात को आरजेडी समझ चुकी है प्रशांत, क्योंकि वो भी इस सारे मुद्दे को हाथ नहीं अब डाल रहे हैं। इनको पता है कि बहुत महंगा पड़ गया है या ये यूं कहें कि चुनाव से पहले उन्होंने गलत मुद्दे को पिक कर लिया, जिसका नुकसान महागठबंधन को हुआ है। लेकिन अब इससे सवाल सबसे बड़ा ये हो रहा है कि क्या SIR तो ये आ चुका है, अब ये सब जाहिर हो चुका है कि किस तरह से वैधानिक तरीके से चीजें की गई है, जवाब उसका इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। इसी को तो लेकर वोट चोरी की बात कही गई थी और इसी को लेकर के वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी। यानी जो विपक्ष ने पूरी एनर्जी, पूरा पोटेंशियल अपना इस पर लगाया था, इसी को चुनाव का सबसे बड़ा और बुनियादी मुद्दा बना लिया था। खासतौर पर राहुल गांधी ने तेजस्वी को साथ में लेकर के। अब आखिर क्या वो उस मुद्दे पर एक बार फिर उसी इंटेंसिटी के साथ अडिग रह सकते हैं? तो लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपके पास इतना वक्त दिया गया था, कोई त्रुटि है, कोई चूक है, तो आप लेकर आते। ये कुछ भी नहीं कर पाए लोग। लंबा वक्त बीतता चला गया। कांग्रेस की तरफ से उनके सबसे बड़े नेता ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ सिर्फ आरोप लगाए, जो आरोप लगाए सब खारिज हो गया। हाँ, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज है, इसे आप रिकॉर्ड पर ले आइए, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हलफनामा दे दीजिए, उसका भी वक्त। इसका मतलब इस मुद्दे पर पूरी ताकत लगा दी थी कांग्रेस ने। मतलब ये कहें कि INDIA गठबंधन में। और अगर ये मुद्दा इसके बाद वो नहीं, तो क्या ये ना माना जाए कि उन्होंने बहुत बड़ी एनर्जी कुछ और मुद्दों पर लगाते तो शायद उनके लिए फायदेमंद हो सकती थी। जो चुनाव आयोग ने अब ये SIR जो सार्वजनिक कर दी है, इससे तो समझ में आ रहा है कि जो पहले टीवी में भी देखा जाता था, महाभारत और रामायण में बाण चलते थे दो तरफ से, ऊपर आसमान में टकराता था, जिसका बलशाली होता था उसका जो है चमकता दिखाई देता था, जिसका कमजोर होता था विलुप्त हो जाता था। तो ये अगर मुद्दा विलुप्त हुआ तो इससे फिर जनता क्या मानेगी? नहीं, और एक बात और प्रशांत इसमें जोड़ना चाहूंगा कि मुझे भी लगता है कि ऊपर से चाहे जो भी कांग्रेस कहने को कह रही हो या राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उनको भी अंदर से एहसास हो गया है कि बूमरैंग हो गया है। तभी तो राहुल गांधी अचानक वहां के परिदृश्य से गायब हो गए हैं और प्रियंका वाड्रा को उतारा गया, मैदान में उतारा गया। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि अगर राहुल गांधी अब चुनाव प्रचार में अगर ज्यादा एक्टिव रहते हैं बिहार में, तो उनको नुकसान होगा, गठबंधन को भी नुकसान होगा, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा सामने लेकर के आया जिसको वोट चोरी करते रह गए, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब तो जनता उल्टे सवाल करेगी। लेकिन उन्होंने चेहरा बदला, इसका मतलब उन्हें मुद्दा बदलना है, इसलिए भी चेहरा बदलना पड़ा। ये भी साफ बात है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपना फेस बिहार में वोट चोरी के खिलाफ खड़े नेता का बनाया। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा अगर उस तरह से स्टैंड नहीं कर रहा है, हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, शुरुआत में तो लग भी यही रहा था कि 20 साल से नीतीश कुमार है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल युवा थे और अभी उनके पास और आगे के 30 या 20 साल बाकी हैं। ऐसे में जबकि वो एक अच्छे उम्र दराज शख्स हैं, उनके खिलाफ जिस मुद्दे को लेकर वो आगे आए, लग रहा है कि वो खुद ही, जैसे कई बार होता है ना कि दीपावली तो आने वाली है, बारूद लगा दिया गया, माचिस लगा दी गई, बहुत देर कान में उंगली डाल के खड़े थे कि अब फटेगा तब फटेगा, और वो अगर फटता ही नहीं है तो फिर आखिरकार क्या करता है, जिसने उसमें लगाया था बारूद वही उसको पैर से धकेल कर किसी साइड में कूड़े की तरफ फेंक देता है। तो क्या इस मुद्दे को इस तरह से डस्टबिन में डाल रहा है? ये लग तो ऐसी रहा है, क्योंकि जब ये कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन फूटा नहीं, वो तो ये लगता है कि जो फुस हो गया ना, जो बीजेपी आरोप लगाती रही कि ये कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं। और आज ये अगर ये इसके आने के बाद जब फाइनल डेटा आ जाएगा वहां का चुनाव आयोग का, एक इसको कहते हैं, इसके जब उसके बाद भी ऐसा कुछ बचा नहीं, क्योंकि इतना गैप हुआ, उसमें ड्राफ्ट उन्होंने पहले दे दिया था, अब वो लिस्ट को वो करनी है। तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वहां मुखी खानी पड़ी जनता के बीच में, जनता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और अब ये फाइनल आ जाएगा। इसका मतलब है
कि जो आधी लड़ाई थी, जो ट्रैप बिछाया था इंडिया के लिए, जैसे आपने अभी कहा ना कि नीतीश कुमार के पास ऐसा भी नहीं है समय, बिहार की जनता को मालूम है। बिल्कुल। आप 20 साल की बात करते इसके हो, बावजूद नहीं स्टैंड कर रहा था लोगों को मुद्दा। डाउट है कि पता नहीं 5 साल अगर सीएम बनते हैं अगली बार भी तो 5 साल भी रह पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर डाउट है। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी जो विपक्ष के फायदे के लिए थी गठबंधन के लिए, बड़ा मौका, बहुत मौका, लेकिन उसको खुद ही उन्होंने वो किया है, खत्म किया है। ये एनडीए ने नहीं किया। ये जो एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर थी या जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वेव था नीतीश कुमार के खिलाफ, उसको खुद कांग्रेस और आरजेडी ने मिल करके चुनाव से पहले खत्म कर दिया है। जाहिर तौर पर इसका फायदा एनडीए को होगा, और एनडीए जिस तरह से अपने घर को ठीक करके बड़े ही मतलब उसके बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार वहाँ पर नीतीश कुमार बिल्कुल शांत बैठे पड़े हैं, अमित शाह काफ़ी एक्टिव होकर के वहाँ पे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री की लगातार नज़र बनी हुई है वहाँ पर करने के लिए। और बिहार में एक मैसेज जो एनडीए की तरफ से गया है कि हम बिहार को हम ही आगे ले जा सकते हैं। और ये लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, बस घोषणा बाकी है, बाकी चुनाव तो शुरू हो चुका है एक तरीके से। हर कोई इस चुनावी शतरंज की बिसात में अपने अपने मोहरे आगे आगे बढ़ा रहा है। विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मौका, और जिस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि 20 साल एक लंबा वक्त होता है, कई ऐसे मुद्दे जो वाकई वहां जनता के सेंटिमेंट को हिट करते, वाकई ऐसे, क्योंकि जब सियासत होती है लोकतंत्र में कई मुद्दे होते हैं जिसे वाकई अगर वो रियल मुद्दे हों उसे लाया जाए तो जनता रिलेट करती है, और फिर उसका प्रतिकार भी होता है जो वोटों के जरिए दिखाई देता है। लेकिन अगर वोट चोरी मुद्दा बनाया गया, और पिछले कुछ दिनों से आप और हम पत्रकार हैं, हम देख और सुन भी रहे हैं, वोट चोरी जैसा एम्बियंस कुछ गायब सा है। वैसे एक हंसने वाली बात यह है कि यहाँ वोट चोरी कर रहे थे, वहाँ पाकिस्तान ने ट्रॉफी चोरी कर ली। बिल्कुल। तो एक अलग ही मुद्दा हो गया वहाँ पर भी। देखिए इस चीज़ को लेकर के भी, ये देखिए मुद्दा तो नहीं बिहार चुनाव से संबंधित है, एशिया कप में जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसका प्रभाव बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जो इम्पैक्ट था, जिस तरह से जो ड्रामा हुआ, एशिया कप को लेकर ड्रामा हुआ है, वहाँ पर T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेल करके उधर तमाम चीज किए, उसको इंडिया ने अपने फायदे के लिए, और प्रधानमंत्री ने बधाई दी है जब उन्होंने लिखा कि एक बार फिर खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, और उसका नतीजा भी वही, भारत जीता, और ये बधाई दी है। इसका जवाब भी सूर्य कुमार यादव की ओर से आ गया। उन्होंने कहा कि जब हमारे नेता सर प्रधानमंत्री, सर पीएम फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो हम खिलाड़ी होकर फ्रंट फुट पर क्यों ना खेलें। यार प्रशांत, ये कहना पड़ रहा है, ऐसे कोई लिंक ऐसे नहीं होता, नॉर्मली इसको करना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं करना चाहता। लेकिन याद रखिए कि बिहार और यूपी में जो दो पार्टियां हैं, आरजेडी और अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, वो अक्सर खिलाड़ियों के नाम और सरनेम का भी बहुत बेजा इस्तेमाल करते हैं, और ये इस बार उनके लिए उल्टा पड़ गया है। ये भी ध्यान लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब बीजेपी को एक मुद्दा मिला, और हम देख रहे हैं कि कल रात जैसे ये मैच खत्म हुआ था, 2 दिन से हम इसी बात को सुन भी रहे हैं कि अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को हुआ क्या है, राहुल गांधी बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं जबकि हमने पाकिस्तान को हराया है। ये मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला, और ये जनता के बीच में चर्चा का विषय बनता है कि हमारे देश की टीम ने पाकिस्तान को रौंदा, आप अपने देश की टीम को बधाई नहीं दे रहे हो। इवन इससे एक कदम आगे कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, इमरान मसूद, वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो शर्म आती है, मैच ही क्यों खेला, हम बधाई नहीं देंगे। जीत की बधाई किसी और को नहीं देना है, अपने ही देश को देना है। तो ये जनता तक के ये, इसीलिए मैंने बोला आपको, ये बात बोला कि सूर्य कुमार यादव भी एक इसमें वो होते, अगर कुछ चीजें और होती, खैर इसको ज्यादा हम आगे नहीं ले जाएंगे। लेकिन एक बात है कि इस बात से प्रशांत, मुझे एक बात याद ऐसा लग रहा है कि वोट चोरी होते ऐसा ना हो जाए कि चुनाव का नतीजा अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं आता है तो कहीं कुर्सी चोरी का आरोप ना लगा दें। किस बात की कुछ भी हो सकता है, जिस तरह के वहां पर हालात चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक और मुद्दा ऐसा हुआ कि एनडीए जो अपनी चीजों को कैसे दुरुस्त कर रही है। अभी कुछ दिन पहले तक प्रशांत किशोर जो हैं काफी अग्रेसिव थे, सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, जो डिप्टी सीएम है, अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बहुत करीब मिनिस्टर है, उनको लगा के। लेकिन अचानक एनडीए ने जो वार को ना पलटवार में बदल करके प्रशांत किशोर पर हमलावर हो गए हैं, और अब प्रशांत किशोर को सफाई देनी पड़ रही है। प्रशांत किशोर का यहां तक कहना है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये जो चुनाव पूरा लड़ रहे हैं, इतनी चीजें कहां से, पैसे फंडिंग कहां से हो रही है, तो सबका हिसाब देंगे। यानी अब प्रशांत किशोर जो अब तक फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, वो बैक फुट पर आते दिख रहे हैं। क्योंकि चुनाव है, पैसा तो लगता ही है। अब वो उसकी भी चर्चा हो गई थी कि ये जो टी शर्ट पहने हुए हैं पीके, इतनी महंगी तो राहुल गांधी भी नहीं पहनते, क्योंकि राहुल गांधी की भी महंगी टी शर्ट की चर्चा हुई थी इससे पहले, जब उन्हें टी शर्ट पहने देखा जाता है। तो लोगों ने ये भी कहा कि ये तो उनसे भी महंगी टी शर्ट है। अब जब मुद्दा उठ रहा है बेरोजगारी का, एक नेता के तौर पर वो उठाने जा रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं और बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो इतना पैसा लग रहा है वो कहां से, जबकि उनकी पार्टी तो अभी अभी बनी है। तो ऐसा भी नहीं कि उनके पास बहुत सा फंड आ गया हो, कई सालों में जमा हो गया हो,
उनकी पार्टी को लोगों ने डोनेट कई साल से किया हो और तब ये पैसा, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सवाल तो उठेगा, बिल्कुल सवाल तो ये उठता ही है, और खासतौर पर बिहार में जहां जनता मुखर है और सीधे पूछती और है। प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ये पैसे की बात कर रहे हैं। जब पैसे की आप बात करते हो तो आपसे भी सामने वाला तो पूछेगा। अब ये तो प्रूफ होना बाकी है कि इनके आरोपों में कितना दम है, कि अशोक चौधरी ने कितने पैसे बनाए हैं या सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही हैं। लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर खुद के बारे में सफाई देते थक नहीं रहे और अब अग्रेसिव हो गए। जितने भी सांवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी हैं और चिराग पासवान की पार्टी की सांसद भी, वो भी काफी अग्रेसिव तरीके से प्रशांत किशोर को करें। तो कहीं ना कहीं पर अब तक जो प्रशांत किशोर भी इसको समझ रहे हैं कि यार इस तरह से अगर अग्रेसिवली ही अपनी बात रखनी है, तो उन्होंने भी अब सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है, वो कुछ कॉपी ले आए हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर हत्या के आरोप लगे हुए हैं उप मुख्यमंत्री पर, और ये तमाम तरह के आरोप। लेकिन अब जो सबसे खास बात मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि प्रशांत किशोर सत्ता के खिलाफ चुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं, आरजेडी नीतीश कुमार के चुनाव, कांग्रेस वहां पर सत्ता के खिलाफ, ये तमाम अपोजिशन की पार्टियां, लेकिन इनके पास अलग अलग तरह के मुद्दे। खासतौर पर अगर हम देखें तो जो इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी को ही सीधे सीधे हम ले लें, तो जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बनाया, सिर्फ उसके अलावा वो दूसरी बात ही वो नहीं कर रहे थे। लेकिन आरजेडी ने क्या किया, तेजस्वी ने उसके ऊपर पलट के भी नहीं देखा और इसीलिए अपनी दूसरी यात्रा उन्होंने निकाली। इसका मतलब यह है कि जो विपक्ष है किसी एक मुद्दे पर एक साथ हमला नहीं कर पा रहा। जो आपने बताई है उसको थोड़ा और डिटेल में जाकर कहें। इसका मतलब यह है कि एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि किसी भी सीएम किसी भी पीएम के खिलाफ एक ऐसा मुद्दा होता है जिसमें सारी अपोजिशन पार्टी खेलती हैं। लेकिन बिहार में हो रहा उल्टा, बिहार में कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो सारे अपोजिशन पार्टीज को अपना रही है। प्रशांत किशोर का अलग मुद्दा है, आरजेडी का अलग मुद्दा है, कांग्रेस का अलग मुद्दा है। इसका मतलब यह हो गया कि जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात करते हो, सेंट्रल मुद्दा वहां से गायब है, और जब ये गायब है तो इसका पूरा फायदा एनडीए को मिलेगा। एक बहुत एग्जांपल जो हर बच्चों को भी पता है, वो एक लकड़ी तोड़ के दिखाते हैं, फिर दूसरी तोड़ के दिखाते हैं, हर लकड़ियां टूट जाती है, लेकिन जब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी की जाती है, उसका एक ऐसे बंच बनाया जाता है और तब तोड़ने की कोशिश होती है तो नहीं टूटता। तो ये बात तो बच्चों को सिखाई जाती है कि कैसे अगर हम एक साथ रहें तो फिर बड़ी ताकत बन सकते हैं। शायद ये वाला चुनाव में भी वो एक साथ नहीं दिखाई दे रहे मुद्दों को लेकर। ये मैसेज एनडीए ने बड़ा अच्छे समझ लिया है कि एनडीए गठबंधन काफी एकजुटता दिखा रही, और वो हर बार पॉजिटिव चीजों को लेकर के आ रहे हैं। अभी जो करंट हुआ है, बिहार को 7 नई ट्रेनों की सौगात मिली है चुनाव के ठीक पहले, और रेल मंत्री ने हरी झंडी दे दी है, ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन, यानी कि इसके पहले जीएसटी वाला मुद्दा भी आया और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट दिए। यानी कि एनडीए अपनी तरफ से साफ संकेत दे रहे हैं कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार की भलाई के लिए, बिहार के लोगों के लिए। ट्रेन की जो बात आप कर रहे हैं, ट्रेन बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है। बिहार और ट्रेन ये बड़ा रिलेट करता है, क्योंकि देखिए कि रेल मंत्री भी रहे हैं एक जमाने में, रेल मंत्री लेने के लिए भी चीज होती थी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे। और खास बात यह है कि बड़ी तादाद में रेल के जरिए सफर करके लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में बिहार से लोग दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं जो बाहर गए हैं, और वो ट्रेन एक बड़ा जरिया है। तो जब कभी ट्रेन की बात होती है, बिहार से एक बड़ी उम्मीद होती है कि भाई बिहार के पाले में क्या आया। चुनाव से पहले इस तरह की चीज होती है तो ये सीधे समझा जा सकता है कि भली ये चुनाव से राजनीतिक दल इसे जोड़कर देखें, लेकिन उसका असर तो दिखता ही है कि किस तरह से फोकस किया जा रहा है। ट्रेन वहां पर इतनी बड़ी तादाद में चलाई जा रही है। बजट के बारे में खुद रेल मंत्री ने कह दिया कि पहले बहुत ही गिना चुना बजट होता था, अब हम स्पेशल बजट रखते हैं और उसमें ध्यान रखते हैं कि बिहार से होकर किस तरह से वो ट्रेनें गुजर रही है, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं कैसे वो छठ में घर आसानी से पहुंच सके, क्योंकि कितनी भीड़ होती है, मारामारी होती है, घर पहुंचने के लिए टिकट नहीं मिलती है। ऐसा मौसम भी बड़ा ऐसा है कि अभी दशहरा, दिवाली, छठ, इन तीन जो त्यौहार होता है उसमें बहुत ज्यादा बिहार के लोग ट्रैवल करते हैं। उसके ठीक पहले अगर 7 नई ट्रेन अगर सौगात अगर दे रहे हैं बिहार को, तो यानी कि एनडीए जो है ना वो बिहार के लोगों के नब्ज को समझ रही है और उसको किसको क्या देना चाहिए इस बात को। तो यही मैं बात कह रहा था कि एनडीए बिल्कुल पॉजिटिव फ्रंट उसमें खेल रही है, बैकग्राउंड पिच पे खेल रही है। और बाकी जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे अभी पूरे सीन से आरजेडी अभी गायब होते दिख रहे हैं। मतलब जो अग्रेशन जो तेजस्वी यादव का कुछ दिन पहले था, कुछ हफ्तों पहले था, पारिवारिक जो कलह में इतना इस तरह से फंस गए हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि एनडीए की राह और ये लोग और आसान करते जा रहे हैं। और वो कलह घर की जो है वो कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि शुरू में ये लगा था, हर किसी ने कहा था, खुद ऐश्वर्या की तरफ से भी यही बयान था कि ये सिर्फ चुनाव तक के है, चुनाव के बाद ये सब परिवारों के वाले एक हो जाएंगे। राजनीतिक दलों की ओर से भी यही आया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वो दरार तो और ज्यादा बढ़ती चली गई। तेज प्रताप बहुत अग्रेसिव होकर के खेल रहे हैं। अपनी पार्टी के ऐलान का बात कह दी उन्होंने, महुआ की सीट को लेकर के बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये दिखा रही है कि दरार बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी तरफ अमित शाह ने अभी भी कमान संभाली हुई है, भले ही वहां पर
अभी भी प्रभारी प्रधान को बना दिया गया, लेकिन ये बात साफ कर दी गई है अमित शाह की ओर से कि बिहार में जो चुनाव लड़ेगा वो ना बीजेपी लड़ रही है, ना सीधे जेडीयू लड़ती दिखाई देगी, ना ही चिराग पासवान की पार्टी लड़ती दिखाई देगी, ना ही हम दिखाई देगी। सीधे एनडीए का इलेक्शन है, एनडीए ही हर सीट पर चुनाव। ये मैसेज सत्ताधारी पार्टी दे रही है और वहां मुद्दे अलग अलग क्योंकि ये पिछली बार 2020 में हुआ था, ये ऐसा लगा था अलग अलग लड़े थे, इसका बहुत नुकसान हुआ था। इस बार वो दोबारा होना नहीं देना चाह रहे हैं और बड़े मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव के पास जो अब समय बहुत कम बचा है अपने आप को इस पिच पे लाने के लिए मुख्य प्लेयर के तौर पे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ये होने के लिए प्रशांत किशोर बेशक वो ज़्यादा सीटें लाएं ना ला पाए, लेकिन अभी मुख्य अपोजिशन के तौर पर ज़्यादा वही अग्रेसिव भी हैं और लगातार हमले भी एनडीए पे कर रहे हैं, एनडीए उस पर पलटवार कर रहा है। तो ये अच्छे बात एक इसमें बहुत लाजमी है कि इससे बेहतरीन मौका तेजस्वी के लिए या फिर नीतीश कुमार के विरोधियों के लिए, एनडीए के विरोधियों के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था। हाँ। इतनी लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी, उसको कैच करने का मौका विपक्ष के पास बहुत अच्छा था। फिलहाल जिस तरीके से वो मैच में आगे बढ़ रहे हैं वो उनके लिए तो संतोषजनक नहीं है। यही हालत है कि अभी का जो सीन दिख रहा है, चुनाव बहुत पास है और इसमें एनडीए भी अपने कार्ड अपने हिसाब से खेल रहे हैं। इंडी गठबंधन में भी कोई एकजुटता नहीं दिख रही है। फिलहाल जो तमाम जो चीज़ें हैं इस पे आज जो एसआईआर का जो फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल जो लिस्ट आ जाएगी उस पे वहाँ की मतदाता सूची की, तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं पर एनडीए के पक्ष में और इंडी गठबंधन के खिलाफ जाने वाला है। तो बिहार की तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटी चुनाव से संबंधित है उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।